तो रिटर्निंग वैल्यू, मैंने रिटर्न का आपको अच्छे से समझा दिया था। अब रिटर्न क्या होता है, जब भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं वो यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन ऐसे फंक्शन जो कुछ वैल्यू ही रिटर्न ना करे उनको हम कहते हैं वॉइड फंक्शन। वॉइड मतलब होता है हमारा खाली। अब जैसे ये तो कुछ रिटर्न कर रहा है, सो ये हमारा वॉइड फंक्शन नहीं है, हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ये यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। बट कुछ फंक्शन होते हैं हमारे जो जस्ट प्रिंट करा देते हैं। जैसे अगर इसी में ये स्टेटमेंट हटा के स्टेटमेंट होती प्रिंट ए इंटू बी, सो ये तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, तो ये हमारा हो जाता है वॉइड फंक्शन। ठीक है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। तो ये क्या रिटर्न करता है वो भी हम आगे देखेंगे कि वॉइड फंक्शंस क्या रिटर्न करते हैं। सो अब देख लेते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकते हैं एक ही उसके अंदर। अब काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा सीन नहीं है, सिर्फ एक ही रिटर्न कर पाते हैं हम। पाइथन भाई थोड़ी सी नहीं है और थोड़ी सी कलाकार है, तो इसके अंदर हम मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर, और जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं ये रिटर्न कैसे होंगी, जस्ट रिटर्न के आगे कॉमा कॉमा लगा के कर देंगे। ठीक, तो अब इसके अंदर हमारी 3 वैल्यू आई, एक्स वाई जी स्क्वायर फंक्शन था, रिटर्न क्या करा, एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड। अब जैसे हम टपल की फॉर्म में रिटर्न होंगे, तो जो भी ये जैसे मैंने लिखा स्क्वायर 247, अब ये जब चीज़ रिटर्न होगी ना, तो ये रिटर्न होकर जहाँ जाएगी वो टपल बनेगी। तो इसको जिस भी वेरिएबल में शो करेंगे वो बन जाएगा हमारा एक टपल। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि किसी वेरिएबल में शो करा लो। दूसरा क्या है कि जैसे ये आए जभी के जभी इसको अनपैक कर दो। टपल अनपैकिंग याद है ना कैसे करते थे, लेफ्ट साइड में इक्वल वेरिएबल्स रख के। अगर नहीं पता तो टपल वाली वीडियो देख लेना जाके, और अगर देखी थी और फिर भूल गए हो तो एक काम करो, खड़े हो और अपने 3 चांटे मारो और वापस बैठ जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बुलाते ही अनपैक करा लेंगे टेबल को। अब देख लेते हैं वाइड फंक्शन क्या करता है। वाइड फंक्शन जो होता है वो नन रिटर्न कर देता है। नन मतलब लिटरल वाला नन, खाली वाला नन नहीं, नन रिटर्न कर देता है। सो जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 फंक्शन है, डिफाइन शो प्रिंट जादू। एक डिफाइन शो कर रहा है रिटर्न जादू। सो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है तो जहाँ भी कॉल हुआ होगा वहाँ पे जादू पहुँच जाएगा। तो जादू पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, बट जहाँ प्रिंट करा रहे हैं, तो जैसे ही मैंने शो को बुलाया तो ये जाके लिटरली में प्रिंट कर देगा। जैसे ही मैंने शो को बुलाया जाके प्रिंट कर देगा। तो मैंने शो को बुलाया, इसने कर दिया प्रिंट। बट अब मैंने शो को बुला के इसको शो को भी प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पे तो शो के अंदर वैल्यू आ गई थी क्योंकि यहाँ से जादू रिटर्न हो गया था शो के अंदर। जब जादू रिटर्न हुआ शो के अंदर तो वही प्रिंट हो गया। इसने प्रिंट तो खुद करा दिया, बट ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है नन। सो इसके अंदर रिटर्न हुआ नन, और जब प्रिंट हुआ तो प्रिंट नन हो गया। सो एक चीज़ क्या याद रखेंगे, जो वॉइड फंक्शंस होते हैं हमारे नन रिटर्न करते हैं, यानी एक तरह से कुछ भी रिटर्न नहीं करते, तो लिटरली ये नन लिख देते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस हमने काफ़ी पढ़ लिया। फंक्शन की चीज़ें आपको टाइम बाय टाइम क्लियर होंगी। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा फंक्शंस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा फंक्शन के बाद, वो है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब स्कोप क्या होता है, अब जैसे एक रेडार के अंदर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, उससे बाहर नहीं देख सकते ना, वैसे ही स्कोप का कुछ स्कीन है। ठीक है, तो स्कोप क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ पर्टिकुलर कोड और आइटम वुड बी नोन। मतलब कि अब जो हम कोड लिखते हैं उसके अंदर कोई भी वेरिएबल होता है या कोई भी वैल्यू होती है, वो एक रेंज तक ही अवेलेबल होती है। ठीक है, एक जैसे रेडार की रेंज होती है ना, वैसी वो एक रेंज तक ही अवेलेबल होती है। ये आपको कैसे समझ आएगा, जैसे मैंने डिफाइन करा मल्टीप्लाई ए बी प्रिंट ए बी, ये फंक्शन बनाया। ए और बी मेरे 2 वेरिएबल है। ठीक है, ए और बी 2 वेरिएबल से, बट इन वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर कोई नहीं जानता। जैसे हमारा रेडार होता है ना, उसके बाहर कोई नहीं जानता है, ऐसे ही इस फंक्शन के बाद ए और बी को कोई जानता ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ प्रिंट ए कराया तो एरर दे दिया, उसे पता ही नहीं था ए क्या है। इसका मतलब ये ऐसा क्यों हुआ कि जो ए और बी का स्कोप है ना, मतलब उनकी जो एक तरह से कह सकते हो रेंज है जहाँ तक उन्हें जाना जा सकता है, वो कहाँ तक है, जो मल्टीप्लाई फंक्शन है बस यहाँ तक। इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इनका स्कोप, ए और बी का स्कोप खाली ये वाला ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक तक के लोग इसको जानते हैं। फंक्शन के अंदर कभी भी ए बी यूज़ कर लो जानता होगा, इस ब्लॉक के बाहर ए और बी को कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कोप। स्कोप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप से स्कोप होते हैं। एक तो हो गया ग्लोबल स्कोप, यानी कि कोई भी वेरिएबल जिसको पूरा प्रोग्राम जानता है। और ये कौन से होते हैं, जनरली जो हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं फंक्शन के बाहर जो बनाते हैं, इन वेरिएबल को पूरा प्रोग्राम जानता है। सो एज द नेम सजेस्ट, जो ग्लोबल हो, एक्सेसिबल इन द होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी बुला लो। जनरली ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन मेन, जो मैंने बताया, जो हम नॉर्मल बनाते हैं मेन के अंदर। दूसरा स्कोप कैसा होता है ग्लोबल के बाद, वो होता है हमारा लोकल, यानी एक लिमिटेड जगह पे ही उसको जानते हैं, जैसे कि एक फंक्शन के अंदर जानते हैं, या फिर अभी आगे पढ़ोगे क्लास वगैरह तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, तो ये लोकल होते हैं और किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। तो वेरिएबल इन अ फंक्शन और ओनली नोन टू द फंक्शन, यही बताया था। आउटसाइड द फंक्शन वेरिएबल को कोई जानता ही नहीं है। तो ये एक तरह से लोकल है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, उस ब्लॉक के बारे में नहीं जानता कोई। तो एक बार आप समझ लेते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, कौन सा वेरिएबल हमारा लोकल वेरिएबल होता है। सो एक्स इज इक्वल्स टू 5। एक्स कैसा है भाई, इसको हमने एकदम बाहर करा है। ठीक है, ये हमारा मेन में है, तो ये हमारा कैसा है ग्लोबल। बी हमारा कैसा है, बी हमारा एक फंक्शन के अंदर है और ए भी हमारा फंक्शन के अंदर है, तो इनका तो लोकल स्कोप है। लोकल स्कोप कहाँ तक है, ऐड फंक्शन तक है, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। और वाई और जेड जो है वो बाहर है, मेन के अंदर है वाई और जेड यहाँ पर, तो इनको भी जो है वो ग्लोबल स्कोप है, इनको बाहर भी हर कोई जानता होगा। सो ये हो गए हमारे
ग्लोबल, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये देख लिया कि कौन सा ग्लोबल होता है, कौन सा लोकल होता है। अब इनके साथ थोड़ा सा खेलना जानते हैं। ग्लोबल और लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे होते हैं। एक्चुअली में ये हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह होते हैं, ठीक है, रेंज की तरह होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ग्लोबल, यानी जो हमारा मेन प्रोग्राम है। अब उसके अंदर एक ब्लॉक बनता है जो हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो इसके बाहर उसे नहीं ला सकता मैं, ठीक है। बाहर वाले को अंदर ला सकता हूँ, इसको बाहर लाना मुश्किल है। सिमिलरली अगर मैं ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बना दूँ, यानी फंक्शन के अंदर मान लो एक और फंक्शन है, तो उसको कोई नहीं जानता, ठीक है। उसको इसमें भी नहीं जानते ना बाहर जानते हैं, बट ये इन दोनों को जानता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, बट ये कि ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक में कोई हमारा वेरिएबल बनता है तो इसको इसमें नहीं जानते, ब्लू कलर वाले पार्ट में ही जानते हैं उसको, बस इन दोनों में नहीं जानते। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारा दो फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू थी 412, प्रिंट एवरेज ऑफ पी क्यू आर। अब देखो कैसे चलेगा। इस वक्त पर हमारा ग्लोबल स्कोप बन चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने ये तो मेन ही है ना, ग्लोबल स्कोप बन गया। अब जैसे ही मैंने बोला प्रिंट एवरेज ऑफ पी क्यू आर, एवरेज को बुलाया, एवरेज पे गए, ठीक है, एवरेज के पास गए। एवरेज क्या करेगा, एवरेज करेगा रिटर्न सम ऑफ एक्स वाई जी। अब जैसे ही एवरेज चालू हुआ ना, अब एवरेज का अपना स्कोप चालू हो गया, क्योंकि हम नए ब्लॉक में आ गए। सो एवरेज का अपना ब्लॉक चालू हो गया। अब एवरेज के अंदर जो भी बनेगा उसको बाहर नहीं जानेंगे, वो यहीं रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब एवरेज का ब्लॉक बन गया, बट एवरेज है थोड़ा सा पागल, ये खुद सम को बुला के मदद ले रहा है, ठीक है। ये सम करता है और फिर उसको 3 से डिवाइड करके दे देता है। इसने बुलाया सम को, जैसे ही हम सम में घुसे एक नया ब्लॉक क्रिएट हो गया। सो यहाँ क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है बाहर उसको कोई नहीं जानता, ठीक है। यहाँ पे जो है ना उसको यहाँ जानते ना उसको यहाँ जानते। सो ये हमारा थर्ड जो ब्लॉक बन चुका है अंदर, ये हमारा थर्ड स्कोप बन चुका है और ये रिटर्न कर देगा। आपको समझ आ गया स्कोप कैसे अंदर के अंदर बनते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक हमारे नेस्टेड स्कोप्स बन जाते हैं और इनके बाहर इनको कोई जानता नहीं है। अब एक होता है हमारा एलईजीबी रूल। अब एलईजीबी रूल आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार में समझ आ जाएगा। सो एल मतलब होता है लोकल, ई होता है एनक्लोजिंग, जी होता है ग्लोबल और बी होता है बिल्ट इन। सो जैसे अभी एक प्रोग्राम देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर क्या है, कैसा ऑर्डर है। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा, बी की वैल्यू कर दी 5, प्रिंट करा ए इंटू बी बी मैंने। अब देखो एक बी ये वाला है और ये वाला बी अलग है, वो हमारा फंक्शन वाला बी है, ये हमारा मेन प्रोग्राम वाला बी है। सो यहाँ पे बी मैंने इनपुट कराया फंक बी प्रिंट बी। तो अब क्या होगा, फंक्शन में मैंने डाला बी। अब मान लो मैंने यहाँ से इनपुट दिया था 3, ठीक है, इनपुट मैंने दिया 3। तो बी की वैल्यू हो गई 3, फंक्शन में मैंने डाला 3 ऊपर गया, 3 यहाँ गया। 3 का क्या हुआ, अब यहाँ पे है बी इक्वल टू 5। अब जब मैंने प्रिंट कराऊंगा तो बी की वैल्यू यहाँ से 3 प्रिंट होगी और बी की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। सिमिलरली यहाँ पर है, जैसे ए इंटू बी है। सो ए तो में तो हमारी क्या वैल्यू आई थी, 3 वैल्यू आई थी ए में। सो अब ये जो ए है ये तो 3 और 3 है। अब ये जो बी है इसमें 5 लेना है या जो नीचे बी था वो लेना है 3। सो यहाँ पे अगेन एक कन्फ्यूजन है। सो यहाँ पर हमारी मदद कर देता है LEGB रूल। जब यानी एक ही नाम के दो वेरिएबल हो जाएं बट उनके स्कोप अलग हैं, एक लोकल स्कोप में एक अपना ग्लोबल स्कोप में, तो हमारे पास दिक्कत आती है। तो उसमें क्या होता है, जब भी ऐसी मल्टीप्लिसिटी आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें इस ऑर्डर में चलना है। ऑर्डर क्या है, LEGB, यानी कि पहले हमें लोकल को पकड़ना है। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे बी आया तो मैं बी को ऐसे देखूंगा, क्या लोकल में कोई बी है, लोकल में बी है, उठा लो। अब मान लो लोकल के अंदर बी नहीं होता, तब ये क्या करता, तब ये एरर नहीं देता यहाँ पे। ये क्या करता, ये चेक करता क्या लोकल के अंदर कोई बी है, नहीं है। फिर चेक करता क्या इसके एनक्लोजिंग में कोई बी है, यानी कि अगर ये किसी और फंक्शन के अंदर है तो अभी तो फंक्शन के अंदर है नहीं। फिर चेक करेगा क्या ग्लोबल के अंदर कोई बी है, तो ग्लोबल के अंदर है, तो ये ग्लोबल वाले बी को पकड़ लेगा। सो ये मतलब इस ऑर्डर में चेक करेगा जो भी ये वेरिएबल ढूंढ रहा है। अब मान लो इसके अंदर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एक और लगा देता सी, तो ये सी चेक करता ना लोकल में है, एनक्लोजिंग इसका कोई है नहीं, ठीक है। ग्लोबल में देखता, ग्लोबल में भी नहीं है। फिर ये बिल्ट इन में देखेगा, यानी पाइथन की लाइब्रेरी का कोई वर्ड तो नहीं उठा लिया, तो पाइथन की लाइब्रेरी में भी सी डिफाइंड नहीं है, सो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं LEGB रूल कैसे फॉलो होता है। सो लोकल, एनक्लोजिंग, ग्लोबल, बिल्ट इन, ये पता है। अब यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइंड है, ए की वैल्यू करी 2 और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है उसमें करा बी की वैल्यू 5, प्रिंट ए कॉमा बी। सो अब जैसे यहाँ है प्रिंट ए कॉमा बी, ए कैसे ढूंढेगा, पहले देखेगा अपने लोकल स्कोप में, यानी अपने खुद के स्कोप में। इसका स्कोप है इतना सा, क्या इसमें कोई ए है, नहीं। फिर जाएगा एनक्लोजिंग के पास, क्या इसका एनक्लोजिंग कौन है, ये बड़ा वाला फंक्शन, क्या इसमें कोई ए है, सो ये एनक्लोजिंग वाले को प्रिंट कर देगा। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे सेम है बट एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है। तो इसमें क्या होगा, जब ये वाला कोड रन हो रहा है, प्रिंट ए को ये कहाँ देखेगा, पहले लोकल में देखेगा, तो लोकल में ए है, हाँ, तो उसी को यूज़ कर लेगा। अगर लोकल में ए नहीं था तभी एनक्लोजिंग में गया था, फिर इसने एनक्लोजिंग उठाया था, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं अगेन इस वाले स्कोप में ए को पहले कहाँ ढूंढेगा, ये लोकल में, क्या लोकल में कोई ए है, नहीं है। फिर चेक करेगा एनक्लोजिंग में तो सी है, एनक्लोजिंग में भी ए नहीं है यहाँ पर। फिर चेक करेगा ग्लोबल में, क्या ग्लोबल में ए है, हाँ है, सो इस ए को उठा के ले आएगा यहाँ पर। और अगर यहाँ भी नहीं होता तो फिर चेक करता बिल्ट इन में, और बिल्ट इन में जनरली नहीं होता। तो ये होता है हमारा LEGB रूल।
तो हम मान लेते हैं कि मेरे को कोई सा ग्लोबल वेरिएबल अपने लोकल स्कोप के अंदर यूज़ करना है। मैं कर तो सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ करा, इक्वल टू प्रिंट ए करा दिया। ए को ये ढूंढेगा लोकल में नहीं है, एनक्लोजिंग में नहीं है, ग्लोबल से उठा लेगा। सो ये जो दूसरा वाला प्रोग्राम है इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर सी और ए है और एक ए बाहर भी है। बट अगर मेरे को इस ए को इसके अंदर यूज़ करना है, प्रिंट तो मैं करा सकता हूँ, बट मान लो मेरे को इस ए की वैल्यू चेंज करनी है। मैंने लिखा ए इक्वल टू 15, तो इससे क्या होगा, एक नया ए बन जाएगा, लोकल ए बन जाएगा, क्योंकि जनरली वेरिएबल बनाने का हमारा सिंटेक्स यही होता है। बट अगर मेरे को कुछ ऐसा करना है कि इस वाले ए की वैल्यू मेरे को इस फंक्शन के थ्रू 15 करानी है, उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस केस में मेरे को इसे बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली ग्लोबल लिख के कि जो मैं ए यूज़ करना चाह रहा हूँ उसको नया नहीं बनाना, वो ग्लोबल वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वाला ए और ये वाला ए अब सेम है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली लिख दूंगा ग्लोबल ए, तो ये ग्लोबल वाला ए उठा के लाएगा। अगर मैं स्पेसिफिकली नहीं लिखूंगा तो ये अपना खुद का ए बना लेगा नया यहाँ पर। ठीक है, सो अगर ग्लोबल वेरिएबल लोकल स्कोप में यूज़ करना है तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एरर करेक्ट करने और आउटपुट ढूंढना है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं टी इज टू 0 सेमी कॉलन। भाई सेमी कॉलन इसमें नहीं लगता, वो C++ में लगता था। तो पहला एरर हो गया ये, तो सबको मार्क करते चलते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एरर। अगला क्या है, डी कैपिटल दे रखा है, दिख रहा है डी कैपिटल एरर, सम arg1 arg2 ठीक है, बट इंडेंटेशन गलत दे दी। ये यहाँ पे गैप नहीं आएगा, गैप तो बाद में से आता है, तो ये हमारा एरर हो गया इंडेंटेशन का ये। ठीक है, टी इज टू arg1 + arg2 अगेन सेमी कॉलन दे दिया, गलत। रिटर्न टी, अब टी के आगे हमने लगा दिया सेमी कॉलन, ये भी गलत हो गया। फिर है हमारा सम 10,20, ये भी गलत हो गया। ठीक है, बाकी और ये रिटर्न के अंदर इंडेंटेशन गलत दे दी है, रिटर्न फंक्शन का ही पार्ट होना चाहिए था। सो यहाँ पर क्या है, इंडेंटेशन एरर है, यहाँ पर लिख देंगे। और प्रिंट टोटल टी। ठीक है, अब अगर ये ठीक हो गया तो इसका क्या हमारा आउटपुट होगा वो देखते हैं। तो आउटपुट कैसे देखते हैं, आउटपुट में फंक्शन पहले नहीं देखते, पहले प्रोग्राम देखते हैं। टी की वैल्यू है 0, ठीक है, और सम है 10, 20, प्रिंट टोटल टी। तो सम है 10, 20, सम के अंदर गई 10 और 20। अब 10 और 20 के साथ क्या होगा, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 आया 10 और 20। टी की वैल्यू हुई 10 + 20 दैट इज 30, तो प्रिंट हो गया टोटल 30। फिर है हमारा रिटर्न टी, अब टी की वैल्यू रिटर्न कर देगा ये। बट इसने जो टी की वैल्यू रिटर्न करी ये कहाँ गई, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। अब ये फंक्शन कॉल हुआ था, इसकी वैल्यू बस यहाँ पड़ी रहेगी, किसी कुछ प्रिंट नहीं करा रहे इसको। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं टोटल टी। अब कौन सा टी प्रिंट होगा, अब जब यहाँ पे टी आर्ग्यूमेंट 1 + आर्ग्यूमेंट 2 हुआ था तो इसने अपना खुद का नया टी बनाया था, याद है ना, अभी तो पढ़ा है। ठीक है, ये इसने अपना खुद का नया टी बना लिया, लेकिन जो यहाँ टी प्रिंट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ग्लोबल वाला। तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी 0। तो ये हो गया आउटपुट। इसमें यही खेलता, लोग क्या करेंगे, टी तो 30 था, यहाँ पे भी 30 कर देंगे, बट एक ग्लोबल टी अलग है और ये लोकल टी अलग है। अगर यहाँ लिख देते ना ग्लोबल, तब ये दोनों सेम होते हैं, अब लिखा ही नहीं तो ये अलग अलग है। सिंपल था। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है हमारे प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो फर्स्ट फंक्शन में हमें बोला है कि हमें एक नंबर लेना है आर्ग्यूमेंट में और उसके बाद उसका क्यूब कैलकुलेट कर देना है, और अगर कोई नंबर नहीं डालते तो हमें 2 का क्यूब निकाल देना है। तो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है हमें डिफॉल्ट वेरिएबल का डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का बता रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्यूब। अब ये क्या करेगा, ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा। तो आर्ग्यूमेंट का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, नम, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है हमें 2, क्योंकि अगर कोई वैल्यू ना आए तो 2 पे वर्क करना चाहिए, तो हमने इसको 2 वैल्यू दे दी। अब करना क्या है, हमें इसका क्यूब प्रिंट करा देना है। तो क्या होगा, नम इंटू नम इंटू नम, 3 बार नम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना सही होगा। इसको करके देखते हैं एक बारी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो फर्स्ट में निकाल दिया, सेकंड में निकाल दिया, और थर्ड में इसने हमारा 8 दे दिया। फर्स्ट में इसने क्यूब निकाल दिया, सेकंड में जो वैल्यू थी उसका क्यूब निकाल दिया, थर्ड में कोई वैल्यू नहीं थी तो ये डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर काम करा, तो इसने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट उठा लिया 2, और 2 के हिसाब से हमें आंसर निकाल के दे दिया। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 2 स्ट्रिंग लेनी है आर्ग्यूमेंट में और चेक करके बताना है कि उनकी लेंथ सेम है कि नहीं। सो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आपको लेंथ फंक्शन आता है। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देते हैं कुछ भी फंक, ये 2 स्ट्रिंग लेगा, तो S1 और S2 नाम दे देते हैं। अब ये क्या चेक करेगा कि दोनों की लेंथ सेम है कि नहीं है। सो अगर मान लेते दोनों की लेंथ सेम है, इफ़ लेंथ ऑफ S1 इक्वल टू लेंथ ऑफ S2, तो उस केस में क्या करूँ, मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ, चलो वैल्यू मैं कर देता हूँ रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है, यानी एल्स केस में क्या कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स। और F और T को ऑपरेटर रखना है हमें, फॉल्स और ट्रू का। ठीक है, लेंथ चेक करनी थी खाली लेंथ फंक्शन यूज़ करके, बहुत ईजी था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक फंक्शन लेना है जो 2 नंबर्स को लेगा और रिटर्न करा देगा जिसकी 1 डिजिट मिनिमम होगी। सो ये देखते हैं कैसे करना है। सो 1 डिजिट के लिए एक ट्रिक होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग में। जैसे अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, अगर मैं इसको उसकी 1 डिजिट पता करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 10 से डिवाइड करने से क्या मिलता है मेरे को, डिवाइड करने से मेरे को 2 चीज़ें मिलती है, एक होती है क्वोशंट, एक होती है रिमाइंडर। क्वोशंट में मेरे को वैल्यू मिल जाएगी जो भी उसकी स्टार्टिंग की सारी डिजिट्स हैं, और रिमाइंडर में मेरे को मिल जाती है उसकी लास्ट डिजिट, क्योंकि 10 जो होता है वो हमेशा इतने को डिवाइड कर देता है और लास्ट वाला हमारा एज अ रिमाइंडर मिल जाता है। सो रिमाइंडर मेरे को मिल गया 2 हमारा क्या था 1 डिजिट। तो यानी मेरे को किसी भी नंबर की अगर 1 डिजिट चाहिए तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 10 से, उसका रिमाइंडर ले लूँगा। अब रिमाइंडर निकालने के लिए मेरे पास मॉड्यूलस होता ही है प्रोग्रामिंग के अंदर, सो इजीली हो जाएगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना फंक्शन बना लेता हूँ। अब ये 2 नंबर लेगा, सो N1 N2 नाम दे देते हैं।
अब क्या करना है मेरे को, दोनों नंबर की 1 डिजिट लेनी है। सो मैं O1 और O2 करके नाम कर देता हूँ। सो O1 होगा नंबर 1 की 10th डिजिट और O2 होगा नंबर 2 की 10th डिजिट। सो मेरे को क्या रिटर्न कराना है, इफ़ मतलब अगर पहली वाली छोटी है तो मैं प्रिंट करा दूँगा कि फर्स्ट नंबर की छोटी है, और अगर इसका अपोजिट होता है तो मैं सिमिलरली क्या प्रिंट कर दूँ कि सेकंड नंबर की छोटी है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर O2 की जगह O1 कर देता हूँ और O1 की जगह O2 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको सेकंड नंबर कर देता हूँ। सो अब इस फंक्शन को चला के देखते हैं। फंक्शन में मैं जैसे पहले 2 वैल्यू डाल देता हूँ। अब इसमें एक तीसरा केस भी हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन ने तो बोला नहीं है, बट हम अपनी तरफ से देख सकते हैं। मान लो छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तीसरा केस हमारा क्या निकल के आ सकता है कि वो इक्वल है। तो उसके लिए भी एक केस बना देते हैं कि जब O2 और O1 इक्वल हो तो हम प्रिंट करा देंगे कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, नॉर्मल इफ कंडीशन फंक्शन बनाया। मेन क्या था यहाँ पर, ये वाली जो ट्रिक थी, जिनको आती थी वेरी गुड, जिनको नहीं आती थी वो यहाँ पर सीख सकते हो अब कि जब भी हम परसेंट बाय 10 करते हैं तो हमें 1 डिजिट मिल जाती है। अगर मैं परसेंट बाय 100 करता हूँ तो मेरे को लास्ट की 2 डिजिट मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी आप ट्रिक यूज़ करके डिजिट्स निकाल सकते हो। तो ये कर लिया हमने तीनों क्वेश्चंस, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिस करते रहना, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। बाकी नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें से अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो भाई साहब फिर तो हो ही जाएगा। बट काफ़ी क्वेश्चंस PY की हम भी आगे कर रहे होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा करेंगे। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप फंक्शन आपको पूरा समझ आ गया होगा और फंक्शन कितना यूजफुल है ये भी समझ आ गया होगा। सो मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।